जय हिंद डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में अपन ने एड्सॉर्प्शन शुरू कर दिया था और एड्सॉर्प्शन में अपन ने लास्ट क्लास में एंड करा था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व अपन ने दो टाइप के देखे थे। फर्स्ट देखा था अपन ने फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सेकंड अपन ने देखा था लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अपन मूव करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन की तरफ। एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस दे रखी हैं, सिर्फ रीड करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर दे रखी है गैस मास्क। अब गैस मास्क यूज कहाँ करते हैं? जनरली जो माइंस होती है वहां पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कंडीशंस वहां पर फेवरेबल नहीं रहती है। वहां पर कंटिन्यूअसली कुछ कुछ ऐसी माइंस होती हैं जहां पर कंटिन्यूअसली पॉइजनस फ्यूम्स, पॉइजनस गैसेस एमिट होती रहती हैं, जिसके कारण जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन या एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? गैस मास्क लगा के जाते हैं। जनरली ये चीज देखी जाती है कोल माइंस में। कोल माइंस में जो गैस मास्क लगा के जाते हैं वर्कर्स, उनके गैस मास्क के आगे की तरफ क्या होता है? चारकोल लगा रहता है। अब चारकोल की अपन ने लास्ट क्लास में देखा था टेंडेंसी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है अपने सरफेस पर। और याद करो अपन ने देखा था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चारकोल ही सफिशिएंट रहता है बहुत सारी गैसेस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन दे रखी है गैस मास्क, a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents is usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases। सेकेंड एप्लीकेशन दे रखी है, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, रीड कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशंस। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस बाय एब्सॉर्बिंग कलर्ड इंप्योरिटीज। याद करो अपन ने देखा था कि मेथाइलिन ब्लू कलर की एक डाई है, जहां पर अपन ने चारकोल डाला तो होगा क्या? चारकोल क्या कर देता है? उस डाई को कलरलेस बना लेता है, क्योंकि ब्लू कलर चारकोल पे क्या हो जाता है? एब्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसको समझेंगे एक बार अपन। सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस मौजूद है। तो इस कंटेनर में मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस को अगर अपन को सेपरेट करना है तो अपन किसकी मदद से सेपरेट करते हैं? कोकोनट चारकोल की मदद से सेपरेट करते हैं। तो क्या करेंगे अपन? एक फ्रेश कोकोनट चारकोल लेंगे और इस कंटेनर में डाल देंगे जिसमें मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस मौजूद है। तो होगा क्या? यहां पर क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट डिफरेंट इनर्ट गैसेस इस कोकोनट चारकोल के सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब यह है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सिर्फ एक टाइप की ही इनर्ट गैस कोकोनट चारकोल पे एब्जॉर्ब होगी। तो मैंने क्या करा? कंटेनर में कोकोनट चारकोल डाला और टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर इनर्ट गैस एब्जॉर्ब होगी। फिर मैंने क्या करा? जैसे ही वो गैस एब्जॉर्ब हो गई, मैंने कोकोनट चारकोल को निकाल लिया, एक दूसरा फ्रेश कोकोनट चारकोल डाल दिया और टेम्परेचर एक दूसरा स्विच कर दिया। तो जैसे ही दूसरा टेम्परेचर स्विच करूंगा तो दूसरे टेम्परेचर पे दूसरी एक पर्टिकुलर टाइप की इनर्ट गैस एब्जॉर्ब होगी। और ऐसे करते करते होगा क्या कि अपन कह सकते हैं कि यहां पर जो मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस है वो क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। तो यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at different
टेम्परेचर्स। अब अपन ने देखा था जनरली जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रखा है जहां पर ये जो एड्सॉर्प्शन कराया जा रहा है ग्लास के सरफेस पर H2 मॉलिक्यूल्स का, ये जो एड्सॉर्प्शन है ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पर याद रखना, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे इन जनरल एड्सॉर्प्शन इज, तो आपको आंसर करना है एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अपन को एक्सेप्शन ध्यान नहीं रखना है उसमें, अपन को क्या याद करना है कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक एक्सेप्शन अपन यहाँ पर बता रहे हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन ग्लास इज एंडोथर्मिक एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर है? तो यहां तक आते आते अपन ने इस चैप्टर का एक पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया, दैट इज एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, द ग्राफ बिटवीन log x by m versus log p is straight line inclined at an angle 45 degree with intercept 0.60 full stop. What will be the extent of adsorption at pressure 0.3 atm? अब इसको आप सॉल्व करिए। एक चीज तो यहां पर समझ में आ रही है इस क्वेश्चन में कि यहां पर ग्राफ बोला जा रहा है log x by m वर्सेस log p के बीच में। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हो रही है वो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हो रही है। तो अपन यहां पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, log x by m is equals to log k plus 1 upon n log p। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि वर्सेस से पहले वाली जो टर्म होती है वो कहां पर रखते हैं अपन, y एक्सिस पर। वर्सेस के बाद वाली जो टर्म होती है वो कहां पर रखते हैं, x एक्सिस पर। वर्सेस के बाद वाली टर्म कौन सी है, log p, मतलब ये कहां पर होगी, x एक्सिस पर। इसके साथ जो टर्म होती है वो होती है स्लोप, इसको रखेंगे कहां पर, मतलब x के साथ जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन n, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से। अब इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म्स होंगी इनको अपन बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर किधर कट कर रही है। तो अब यहां से अपन को बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अपन कह सकते हैं जो स्लोप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। इसका मतलब यह है tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1, और 1 किसकी वैल्यू हो गई, 1 अपॉन n की। तो यहां पर एक वैल्यू अपन को ऑब्टेन हो चुकी है। सेकंड डेटा की बात करें, इंटरसेप्ट दे रखा है 0.60, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, और c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, log k के बराबर हो जाएगी। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 0.60, ये हो गई सेकंड एक्सप्रेशन, ये सेकंड वैल्यू हो गई। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो अपन को एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैलकुलेट करना है, और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है x by m कैलकुलेट करना है, ना कि log x by m। और ये कब कैलकुलेट करना है, जब प्रेशर कितना हो, 0.3 atm। ये हो गया थर्ड वैल्यू। अब अपने पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो तीनों वैल्यू को अपन किस में पुट करेंगे, एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, फ्रेंडलिक वाले। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास ऑब्टेन होगा log x by m इज इक्वल्स टू log k की वैल्यू है 0.60 प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू log p की वैल्यू कितनी है 0.3, मतलब ये हो जाएगा log 0.3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.60 प्लस log 3 को मैं लिख सकता हूं log 3 बाय 10, और log 3 बाय 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.60 log 3 बाय 10 को लिख सकते हैं log 3 माइनस log 10।
तो यहां से अपन कह सकते हैं log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 0.48 माइनस log 10 मतलब -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08। अब ये वैल्यू जो आई है ये किसकी आई है, log x by m की आई है, पर अपन को कैलकुलेट करना है x by m। तो जब अपन x by m कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 0.08। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.2। और मजेदार बात ये है कि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 1.2 होती है। और याद करो, अगर सपोज करो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं भी दी होती, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अगर नहीं भी दी होती, तब भी आपको एंटी लॉग करना सिखाया जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बताया गया होगा, तो ये आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन 3 है, यहां पर एक बच्चे का डाउट है, आशीष गुप्ता का। देखो यहां पर आपसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पूछा जा रहा है। अब ये कब पूछा जा रहा है, एट प्रेशर ऑफ 0.3 atm, मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3, और ये 0.3 अपन पी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन वाली इक्वेशन में। तो ये प्रिंटेड सोल्यूशन यहां पर आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर गिवन है, 2 ग्राम ऑफ चारकोल having surface area 3.01 into 10 to the power 2 meter square is mixed in 100 ml of 0.25 molar acetic acid solution. After some time concentration of solution becomes 0.24 molar. What will be surface area occupied by one molecule of acetic acid? अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर सॉल्व आप ही करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको समझना। सपोज करो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है। इस कंटेनर में क्या मौजूद है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है। मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.25 मोलर, ठीक है। अब जैसे ही इस सॉल्यूशन में अपन ने कोकोनट चारकोल मिला दिया, मैंने क्या कर दिया, कोकोनट चारकोल या कोई भी चारकोल मैंने मिला दिया, ठीक है। तो होगा क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का हो चुका है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.24 मोलर। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से कि यहां पर इनिशियली कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का था 0.25 मोलर और फाइनल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का हो गया 0.24 मोलर। तो आप मुझे बताइए ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो गया। अपन कह सकते हैं ये कंसंट्रेशन इसलिए डिक्रीज हो गया क्योंकि एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल पे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए, इसलिए क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है चारकोल का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना इसको यहां पर। अब यहां पर देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का दे रखा है 0.25 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का आ गया है 0.24 मोलर। मतलब यहां पर जो एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो कहां चला गया, वो चारकोल के ऊपर क्या हो गया है, एडजॉर्ब हो गया है। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मोल्स एसिटिक एसिड के इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए, और मोल से एक बार निकाल लिया तो अपन यहां से ये भी पता कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हुए हैं। अब अपने पास पता पड़ गया कि इस चारकोल पर कितने मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के एडजॉर्ब हुए हैं, तो यहां से अपन एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि इस चारकोल का एरिया दे रखा है 3.01 into 10 to the power 2। तो अपन कह सकते हैं जितने मॉलिक्यूल इस पे एडजॉर्ब हुए हैं वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, 3.01 into 10 to the power 2। तो एक मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखना। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखा है चारकोल डालने के बाद, तो यहां से अपन मोल्स निकाल सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोल निकाल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं इनिशियल मोल्स क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.25 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 मोल।
फाइनल मोल्स भी अपन निकाल सकते हैं। फाइनल मोल्स कैसे निकालेंगे अपन? फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे, दैट इज 0.24, वॉल्यूम कितना है 100 ही है, डिवाइडेड बाय लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.024 मोल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां पर जो मोल का डिफरेंस हुआ वो सारे कहां चले गए? एसिटिक एसिड के मोल्स चारकोल पर एब्जॉर्ब हो गए। तो मैं यहां से कह सकता हूं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड किसके बराबर हो जाएगा? 0.025 माइनस 0.024, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.001 मोल। मतलब इतने मोल एसिटिक एसिड के चारकोल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हुए। तो यहां से अपन मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड किसके बराबर हो जाएगा? 0.001 इंटू मोल से मॉलिक्यूल्स निकालना है, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू यहां पर दिखाई दे रहा है 10 टू द पावर -3 है, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। मतलब इतने मॉलिक्यूल चारकोल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हुए हैं। मतलब अपन कह सकते हैं इतने मॉलिक्यूल चारकोल का 3.01 इंटू 10 टू द पावर 2 सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 2 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना है? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 2। तो मतलब अपन कह सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 molecules occupy 3.01 into 10 to the power 2 मीटर स्क्वायर एरिया। देयरफॉर अपन कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 3.01 into 10 to the power 2 divided by 6.02 into 10 to the power 20 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब एक मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा? इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -18 मीटर स्क्वायर, और अपन ऐसे बोल सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर -19 मीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। अब आपको यहां पर मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या होगा आपका? बिगनर्स बॉक्स 1 आपको कंप्लीट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आपको कंप्लीटली सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर आपको 2, 3, 7, 8, 13 ये बनाना है, और एक्सरसाइज नंबर 3 का आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 1, 8 एंड 9। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इस चैप्टर का अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब अपन मूव करेंगे कोलॉइड्स की तरफ। कोलॉइड्स की अगर अपन बात करें तो कोलॉइड अगर अपन डायरेक्टली मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, है ना। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो थॉमस ग्राहम करके एक केमिस्ट थे जिन्होंने 1861 में बोला था कि सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा जा सकता है। सब्सटेंसेस को उन्होंने दो क्लासेस में क्लासिफाई करा, दैट इज क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। अब इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन करा ये कैसे करा? उन्होंने बोला कि जो सब्सटेंसेस है उनको उन्होंने क्या कर दिया, पानी में डाल के डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व्ड सब्सटेंस का उन्होंने कराया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके थ्रू कराया? एनिमल चारकोल की मदद से कराया या पार्चमेंट पेपर की मदद से कराया? ठीक है। अब हुआ ये कि जब उन्होंने डिफ्यूजन कराया, तो डिफ्यूजन जब कराया डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का, तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो गए पार्चमेंट पेपर के थ्रू या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो डिफ्यूज हो गए उनको बोल दिया क्रिस्टलाइड, और जो डिफ्यूज नहीं हुए उनको बोल दिया गया कोलॉइड। तो उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या कर दिया, दो क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलॉइड्स। अब क्रिस्टलाइड्स की अगर अपन बात करें तो क्रिस्टलाइड्स को आप ऐसे बोल सकते हो ट्रू सोल्यूशन। क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं? ट्रू सोल्यूशन होते हैं, जो आपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है। अब उन्होंने बोला
Thomas Graham 1861 studies the process of diffusion of dissolved substances through a parchment paper or an animal membrane and divided the substances into two classes, that is crystalloids and colloids. अब हुआ ये कि कुछ सालों तक तो ये क्लासिफिकेशन वैलिड रहा, पर जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जैसे जैसे नए नए केमिस्ट आते गए, ये क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया इसको समझना। मान लो थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस लिया NaCl, ठीक है, इसको किस में डाला, वाटर में डाला। अब अपन जानते हैं NaCl को वाटर में डालेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, और जो सोल्यूशन बनेगा इसका डिफ्यूजन कराएंगे तो पूरा सोल्यूशन डिफ्यूज हो जाएगा। तो थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग जो NaCl सब्सटेंस है इसको किस में जाना चाहिए, कौन सी क्लास में जाना चाहिए, क्रिस्टलॉइड में जाना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलॉइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसका डिफ्यूजन हो पाता है। तो थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग जो NaCl है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट कर रहा है। एक और थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस लिया, दैट इज सोप, और सोप को भी किस में डाला, वाटर में डाला, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट लेकर चलते थे जनरली वाटर ही लेते थे, ठीक है। अब सोप को वाटर में डालेंगे और जब इस डिसॉल्व्ड सब्सटेंस का डिफ्यूजन कराएंगे तो इसका डिफ्यूजन नहीं हो पाया, तो अब अपन ये कह सकते हैं कि जो सोप है इसको कौन सी क्लास में जाना चाहिए, कोलॉइड में जाना चाहिए थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हुआ क्या, नए नए केमिस्ट आए और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा, और जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने कुछ और ट्रेंड देखा। ट्रेंड क्या देखा समझना। अब NaCl थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग क्रिस्टलॉइड है, पर जैसे ही दूसरे केमिस्ट ने NaCl को डाला बेंजीन में, तो जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन बना इसका डिफ्यूजन नहीं हुआ, तो दूसरे केमिस्ट के अकॉर्डिंग ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कोलॉइड की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर अपन बात करें सोप की, तो सोप को जब अल्कोहल में डाला तो इसका डिफ्यूजन हो गया, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट करेगा। तो कुछ सालों बाद ये जो क्लासिफिकेशन है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये बोला गया फाइनली कि कोलॉइड डज नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कोलॉइड की स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि कोलॉइड डज नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सब्सटेंसेस को अपन क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सब्सटेंस को अपन कोलॉइड नहीं बोल सकते हैं। कोलॉइड क्या है, सब्सटेंस की एक स्टेट है जो किस बात पे डिपेंड कर रही है, साइज पे डिपेंड कर रही है। NaCl की बात करें तो NaCl किसी कंडीशन पर क्रिस्टलाइड की तरह बिहेव कर सकता है, तो दूसरी कंडीशन पे कोलॉइड की तरह बिहेव कर सकता है। तो सब्सटेंस कोलॉइड नहीं है, कोलॉइड क्या है, सब्सटेंस की एक स्टेट है जो डिपेंड करती है साइज पर। But this classification soon proved to be wrong since a crystalloid could behave as a colloid under different conditions and vice versa. तो जो नया क्लासिफिकेशन करा गया वो करा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड करा गया तीन पार्ट्स में जो आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइड्स, कोलॉइड्स, सस्पेंशन। क्रिस्टलाइड्स को अपन ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है ये वाला पढ़ रखा है, पर इसके जो पीछे की हिस्ट्री थी वो ये थी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इन तीनों सॉल्यूशंस के बीच में कंपैरिजन करना है। और मैं अभी भी आपको बता देता हूं, कंपैरिजन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं कह रहा है कि सारे कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखो, आपको बस पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। एक पॉइंट देखकर आप बस ये पता लगा लो कि ये सही पॉइंट है, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन की टेबल कैसे समझेंगे अपन। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन का एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपके दिमाग में आता होगा वो आता होगा सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। और सस्पेंशन का भी एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपके दिमाग में आता होगा वो आता होगा सैंड इन वाटर, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंट सॉल्यूशंस है इनको अपन ने क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है। अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि इनको किसी भी ऑप्टिकल मींस से नहीं देख सकते।
पर सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इतनी बड़ी होती है कि इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन की बात करें, ट्रू सोल्यूशन का अगर अपन डिफ्यूजन कराएं तो रैपिडली डिफ्यूजन हो जाता है, पर अगर सस्पेंशन की बात करें, जब इनका डिफ्यूजन कराएं तो इनका डिफ्यूजन होता ही नहीं है। अगर अपन बात करें ट्रू सोल्यूशन की, तो ट्रू सोल्यूशन का अगर अपन सेपरेशन कराने जाएं तो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ना तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं। पर अगर अपन सस्पेंशन सोल्यूशन की बात करें तो सस्पेंशन सोल्यूशन को तो अपन ये चुन चुन के भी सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो जाएंगे और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इनके सेटलिंग की, तो ट्रू सोल्यूशन वाले पार्टिकल्स कभी सेटल नहीं होते, पर सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाते हैं। और इन दो एक्सट्रीम सोल्यूशन की कंडीशंस के बीच में एक ऐसी कंडीशन लाई करती है जिनको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस कहलाते हैं कोलॉइड्स। ये दोनों अपन ने एक्सट्रीम कंडीशंस देखी। इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस लाई करती हैं जिनको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं। तो अब देखना कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले बात करें पार्टिकल साइज की, तो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इनकी रेंज होती है लेस देन 1 नैनोमीटर। पर अगर अपन बात करें सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो इनकी पार्टिकल बड़े होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो इनके बीच वाली रेंज कौन सी हुई? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो जो इनके बीच वाली कंडीशन है और इनके बीच वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो सॉल्यूशंस हैं उनको बोलते हैं कोलॉइड, और कोलॉइड की रेंज हो जाएगी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। विजिबिलिटी की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन वाले पार्टिकल्स किसी भी ऑप्टिकल मींस से विजिबल नहीं होते हैं। सस्पेंशन वाले सोल्यूशन अपन नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके बीच वाली कंडीशन क्या हुई कि कोलॉइड को अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है मे बी विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। या मे वर्ड समझना क्यों लिखा हुआ है? मे इसलिए लिखा हुआ है, सपोज करो कोलॉइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज हुई 1.5 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। तो ये जो साइज है ये लगभग लगभग ट्रू सोल्यूशन के पास ही है। तो अपन कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस अपन बहुत बार नहीं देख पाते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। तो इसलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज कर लिया है मे। पर अगर इन जनरल एग्जामिनर आपसे पूछे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन क्या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो आपको हाँ भरना है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल सॉल्यूशन देख पाते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। और इस पूरी कंपैरिजन वाली टेबल को समझने के लिए अपन को दो एग्जांपल दिमाग में होने चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन की जब भी बात हो सॉल्ट एंड वाटर, और जब भी सस्पेंशन की बात करो तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सैंड एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें सेपरेशन, तो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं हो पाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं हो पाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो मैंने बताया आपको चुन चुन के सेपरेट कर सकते हैं, मतलब फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो जाते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट हो जाते हैं। पर अगर कोलॉइड की बात करूं तो फिल्ट्रेशन से तो सेपरेट नहीं होंगे, पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर होता है उसमें पोर्स की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला फिल्टर पेपर होता है। जब भी आप लैब में गए होंगे तो जो लैब असिस्टेंट होता है वो आपको यूं ही फिल्टर पेपर बांटते रहते हैं। अगर आप उसको एक फाड़ भी दोगे, वापस मांगने जाओगे तो वापस दे देंगे, कभी रोक टोक नहीं करेंगे क्योंकि सस्ता है। अब सस्ता है मतलब वहां पर पोर्स क्या है? बड़े बड़े हैं। पर नाम से पता चल रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब यहां पर जो फिल्टर पेपर होगा वो फाइन क्वालिटी का होगा। मतलब यहां पर पोर्स क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। और अगर पोर्स छोटे छोटे होंगे तो कोलॉइड वाले पार्टिकल्स उन पोर्स में जाके क्या हो जाएंगे? अटक जाएंगे। इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान कोलॉइडल सॉल्यूशन का सेपरेशन पॉसिबल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में इस चैप्टर में अपन आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें, NaCl इन वाटर फटाफट डिफ्यूज हो जाएगा, सैंड इन वाटर डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। मतलब इनके बीच में जो कंडीशन आ गई वो किसकी हो जाएगी? कोलॉइड्स की। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन डिफ्यूज स्लोली होंगे। सेटलिंग की बात करें, सेटलिंग के केस में अपन ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी NaCl इन वाटर करते हैं, अपन सोल्यूशन देखते हैं, इसको आप लॉन्ग स्टैंडिंग पे रख दो, लंबे समय तक के लिए रख दो, कभी भी सॉल्ट सेटल नहीं होगा। पर अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएंगे ग्रेविटी के कारण। तो इनके बीच की कंडीशन क्या आ गई कि कोलॉइड को बात करें अपन तो कोलॉइड सेटल नहीं होंगे, पर अगर सेंट्रीफ्यूगेज करा दे तो सेटल हो जाएंगे। ऐसे तो सेटल नहीं होंगे, पर सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे।
तो कोलॉइड में लिखा हुआ है डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी बट इट में सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूगेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नेचर। याद करो सॉल्यूशंस चैप्टर जब सर ने आपको बताया था तो वहां पर आपको बोला गया था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन की बात करें तो अपन वहां पर अपन अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि देखो सैंड पार्टिकल ये रहा, वाटर पार्टिकल ये रहा, मतलब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस। सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। कोलॉइड कैसा होता है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जब अभी अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कोलॉइड के बारे में तो अपन वहां पर ये जानेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में कुल मिलाकर 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। और याद करो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि फेज का मतलब क्या होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा 2 फेज कंसिस्ट करते हैं, इसके कारण इनका नेचर क्या हो जाता है? हेट्रोजीनियस हो जाता है। अब याद करो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या आपने टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो अपन कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में अपन टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन नहीं देख पाते हैं। इस चैप्टर में अपन ट्रू सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में अपन टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन की बात करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अपन कह सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। तो लास्ट जो कंपैरिजन है वो क्या कह रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन। याद कैसे करोगे? सॉल्यूशन चैप्टर में टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन की बात नहीं हुई, मतलब ट्रू सॉल्यूशन नहीं शो करते हैं। इस चैप्टर में अपन टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन की बात करेंगे, इसका मतलब यह है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो ये शो नहीं करते हैं। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है मे और मे नॉट शो। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सपोज करो सस्पेंशन सॉल्यूशन की साइज हुई 1050 हुई या 1100 नैनोमीटर हुई, तो अपन कह सकते हैं यहां पर सस्पेंशन पार्टिकल की साइज नियरली इक्वल टू कोलॉइडल पार्टिकल की है। 1050 1000 के क्लोज है, 1100 नैनोमीटर 1000 के क्लोज है। तो अपन कह सकते हैं इस केस में टिंडल इफेक्ट कभी कभार या ब्राउनियन मोशन कभी कभार शो हो जाता है। पर अगर इन जनरल पूछ ले सस्पेंशन सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन शो करेंगे तो आपको जवाब क्या देना है? नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये टेबल अपन को याद नहीं रखनी है, बस समझनी थी। कैसे समझेंगे? जब भी पूछ ले तो दिमाग में 2 एग्जांपल याद होने चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्ट एंड वाटर, सस्पेंशन सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या याद रहना चाहिए? सैंड एंड वाटर। इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में जो कंडीशंस आ जाए, इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में जो कंडीशंस आ जाए उनको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं। अब अपन प्योरली बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि कोलॉइड के अंदर कुल मिलाकर 2 फेज होते हैं। अ कोलॉइडल सिस्टम इज मेड ऑफ 2 फेजेस। पॉइंट्स रीड कर लेते हैं फिर समझ लेंगे अपन। द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, डीपी, और इंटरनल फेज और द डिसकंटिन्यूअस फेज। The continuous phase in which the colloidal particles are dispersed is called dispersion medium. अब यहां पर ध्यान से सुनना कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में कुल मिलाकर 2 फेज होते हैं। ठीक है? एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। इनको समझने के लिए एक सिंपल वर्ड्स में अपन एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इस टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। याद करो जब आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो सर ने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर कुल मिलाकर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? तो अपन यहां पर इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है उसको अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन में बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज या डीपी, और जो सॉल्वेंट होता है उसको अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन में बोलते हैं डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। ये तो हो गए सिंपल लैंग्वेज में। तो डीपी कौन हुआ? सॉल्यूट पार्टिकल्स। डीएम कौन हुआ? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है? अब अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की लैंग्वेज में बोलूं तो डीपी और डीएम क्या होते हैं? सुनना ध्यान से। जिन कोलॉइडल पार्टिकल्स को मैं कंटीन्यूअस फेज में डिस्पर्स कर रहा हूं, कोलॉइडल पार्टिकल्स को मैं कंटीन्यूअस फेज में डिस्पर्स कर रहा हूं, तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इसे बोलते हैं डीपी। और जिस कंटीन्यूअस फेज में मैं इनको डिस्पर्स कर रहा हूं, जिस कंटीन्यूअस फेज में मैं इसको डिस्पर्स कर रहा हूं उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो जिसमें डिस्पर्स करा
वो क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। जिनको डिस्पर्स करा वो हो गए डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर इन वाटर। ठीक है, कॉपर पार्टिकल्स को मैं वाटर में क्या कर रहा हूं, डिस्पर्स कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, मैंने डिस्पर्स किस में करा, वाटर में करा, मतलब ये कहलाएगा डिस्पर्जन मीडियम। तो वाटर क्या हो गया, डीएम हो गया। किसको डिस्पर्स करा, कॉपर को डिस्पर्स करा, इसका मतलब ये क्या हो गया, डीपी या डिस्पर्स्ड फेज। तो एग्जांपल दे रखा है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर इन वाटर, कॉपर पार्टिकल्स इज डीपी एंड वाटर इज डीएम। Next is, depending on the DP and DM, colloidal solutions can be classified by 3 ways. Colloidal solution को अपन 3 ways में classify कर सकते हैं on the basis of DP and DM. First classification अपन करेंगे on the basis of physical state of DP and DM. Second classification करेंगे अपन on the basis of interaction between DP and DM. And third classification अपन देखेंगे on the basis of type of DP particles. सबसे पहले अगर अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, अपन सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं 8 टाइप्स में। अगर अपन बात करें इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, तो लॉजिकली सोचोगे तो अपन कह सकते हैं डीपी और डीएम के बीच में या तो इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज मल्टीमोलिकुलर, सेकंड इज मैक्रोमोलिकुलर एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारे क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। और ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल में आपको ये याद होना चाहिए कि डीपी कौन है, डीएम कौन है, और जब डीपी गैस रहेगा, डीएम लिक्विड रहेगा, तो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, दैट इज फोम। और इस फोम के कौन कौन से एग्जांपल होंगे ये भी याद रखने हैं। तो क्या ये याद हो जाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर 2-3 बार इस टेबल पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल भी है। तो या तो एक तरीका मैं आपको दे देता हूं, इस टेबल को रट लो। दूसरा तरीका है कि इस टेबल को समझ लेते हैं अपन। ठीक है, बेटर ये रहेगा, रटोगे तो आज रटा तो शाम तक भूल जाओगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये टेबल समझा रहा हूं, आप क्या करना, आज ही के आज ही इस टेबल को रिवाइज कर लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, अब इस टेबल को समझना। देखो, एक छोटी सी लाइन मैं बोल रहा हूं, उस लाइन को समझने की कोशिश करना, ये पूरी टेबल समझ में आ जाएगी। लाइन क्या बोल रहा हूं, याद करो बचपन में अपन ने खेला होगा, दूर से देखा तो कुछ कुछ नजर आया, पास आके देखा तो कुछ और नजर आया, है ना। वैसी ही लाइन है यहां पर। दूर से देखने पर जो फेज नजर आ रहा है उसे बोलते हैं डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। पास आके देखने पर जो दूसरा फेज नजर आ रहा है उसे बोलते हैं डीपी। दूर से देखने पर जो फेज नजर आ रहा है वो है डीएम, पास आके देखने पे जो फेज नजर आ रहा है वो है डीपी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपन सोल्यूशन को दूर पास नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन के 2 फेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपन को आसानी से दिखाई दे रहा है दूर से कि कौन सा फेज है, वो तो हो जाएगा डीएम, और जो दूसरा फेज अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर से वो हो जाएगा डीपी। अब समझेंगे एक एक करके। दूर से देखने पर नजर आ रहा है लिक्विड, पास आके देखने पर नजर आ रहा है गैस। ठीक है, सोल्यूशन का नाम होगा फोम। फर्स्ट एग्जांपल है विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम क्या होती है, केक के ऊपर जो अपन आइसिंग करते हैं। अब यही नहीं पता होगा लड़कों को कि आइसिंग क्या होती है। आइसिंग का मतलब वो जो केक होता है उसके ऊपर जो क्रीम होती है वो होती है विप्ड क्रीम। ठीक है, अब विप्ड क्रीम की को अगर अपन देखें तो वो फ्लफी फ्लफी होती है। विप्ड क्रीम कैसी होती है, फ्लफी फ्लफी होती है। मतलब अपन कह सकते हैं ये सॉलिड तो नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड होती तो फ्लफी फ्लफी नहीं होती, गैस होती तो उड़ जाती। और ये जो क्रीम है इसकी टेंडेंसी होती है फैलने की, और जिसकी टेंडेंसी फैलने की होती है वो होता है लिक्विड। याद करो, पानी को ढोलते हो तो फैल जाता है, तो जिसकी टेंडेंसी फैलने की हो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो विप्ड क्रीम को देखें तो कैसा दिखाई दे रहा है, लिक्विड नजर आ रहा है। पर आप खुद देखिए उसके अंदर एयर पॉकेट्स होती है, तभी वो फ्लफी फ्लफी हो रहा है। अंदर जाके देखेंगे ना तो उसमें पॉकेट्स होती हैं, डॉट डॉट्स होते हैं, उसमें एयर पॉकेट्स होती है, मतलब अंदर की तरफ
जो दूसरा फेज है वो कौन सा है, गैस है। दिखाई दे रहा है लिक्विड पर अंदर क्या है, गैस। दूर से देखने पे लिक्विड नजर आया, पास आके देखने पे क्या नजर आया, गैस नजर आया। नेक्स्ट एग्जांपल है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम की बात करें तो घर पे करते होंगे ना, यूं क्रीम लगाई, फिर उसको यूं 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 करा, फिर यूं ऐसे यूं बिल्कुल दाढ़ी सी ऐसी सफेद सफेद बना दी। तो आप खुद देखिए वो जो आप यूं बना देते हैं शेविंग क्रीम का इतना बड़ा झाग करके, वो आप देखिए डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे यूं बहता रहता है, डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रख रहा है, फैला हुआ है। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड है, पर उसके अंदर एयर पॉकेट्स होती हैं, बबल्स होते हैं। तो अपन कह सकते हैं दूसरा फेज कौन सा हो गया, गैस हो गया। दिखाई कैसा दे रहा है, लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडा वाटर। दिखाई कैसे देता है, लिक्विड नजर आता है, पर पीने के बाद क्या निकालते हो आप, गैस निकालते हो, है ना। तो दिखाई कैसा दे रहा है, लिक्विड नजर आ रहा है, पर दूसरा फेज कौन सा नजर आ रहा है, गैस नजर आ रहा है। सोप लेथर। सोप लेथर क्या होता है, बचपन में बहुत अच्छे से बाल धोते थे अपन, आराम से टाइम लगा के धोते थे, बहुत साबुन लगाते थे और फिर वो उसका झाग का ऐसा लड्डू टाइप बनाते थे और यहाँ पे लड्डू सजा देते थे बाथरूम में। तो आप खुद देखिए वो जो लड्डू आप बनाते थे वो यूं ऐसे ऐसे बहता भी रहता था। मतलब दिखाई कैसा दे रहा है, लिक्विड नजर आ रहा है, पर उसके अंदर बबल्स होते थे, एयर बबल्स होते थे। मतलब अंदर क्या है, गैस है। तो दूसरा फेज कौन सा हो गया, गैस। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको याद रहेंगे। ठीक है। और जो जो एग्जाम्पल्स आप पहली बार सुन रहे हैं तो उसको आप हिंट में लिख देना, जैसे कि विप्ड क्रीम हो सकता है बहुत जनों ने पहली बार सुनी हो, तो लिख देना केक के ऊपर जो क्रीम होती है या जो आइसिंग करते हैं वो होती है विप्ड क्रीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दूर से दिखाई देने पर सॉलिड नजर आ रहा है पर अंदर क्या है, गैस। इस सोल्यूशन को बोलते हैं अपन सॉलिड सोल। पहला एग्जाम है कॉर्क। कॉर्क अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बैडमिंटन में जो शटल होती है, शटल के नीचे जो वो कैप होती है उसे कॉर्क बोलते हैं। दिखती है सॉलिड, पर अगर आप उसको यूं ऐसे यूं कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ना तो देखना वो दबेगी। दब रही है इसका मतलब क्या है, अंदर एयर है, एयर पॉकेट्स हैं। तो अपन कह सकते हैं दिख रही है सॉलिड पर अंदर क्या है, गैस है। ठीक है। प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन क्या होता है, आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे वो अपनी पैर की एड़ी जो होती है वो एक पत्थर से साफ करते हैं। वो पत्थर एक नॉर्मल पत्थर नहीं होता जो बाहर रोड पे पड़ा रहता है, अगर उससे साफ करेंगे तो वो पत्थर नहीं गलेगा, पैर गल जाएगा। पर होता यह है कि प्यूमाइस स्टोन के केस में जब आप उससे एड़ी साफ करते हैं तो पत्थर टाइम के साथ साथ, स्टोन जो है टाइम के साथ साथ गलता रहता है। तो जो प्यूमाइस स्टोन है वो कैसा है, सॉलिड है, पर उसके अंदर क्या होती है, एयर पॉकेट्स होती है, जिसके कारण वो टाइम के साथ क्या होता रहता है, गलता रहता है। तो दिख रहा है सॉलिड, अंदर है गैस। फोम रबर अपन ऐसे कह सकते हैं, जो मेट्रेस होती है, मतलब जो गद्दा होता है जिस पर आप सोते हैं, दिखता कैसा है, सॉलिड, और आप उस पर यूं ऐसे यूं कूदते रहते हैं तो कैसा होता रहता है, वो कंप्रेस होता रहता है, एक्सपैंड होता रहता है। मतलब अंदर क्या है, एयर है, गैस है। ब्रेड की बात करें, दिखती है सॉलिड और वहां से अपन देख सकते हैं वहां पर एयर पॉकेट्स होती हैं, मतलब अंदर क्या है, गैस। केक की बात करें, ब्रिटानिया का जो केक होता है वो भी ब्रेड ही होती है, दिखती है सॉलिड पर अंदर क्या होती है, गैस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट सोल्यूशन है, दिख रहा है गैस पर अंदर है लिक्विड, सोल्यूशन का नाम है एरोसोल। अगर मैं बात करूं फॉग और मिस्ट की, फॉग और मिस्ट दोनों सिमिलर सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉग में जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और फॉग में विजिबिलिटी जो होती है वो कम डिस्टेंस तक होती है। मिस्ट में विजिबिलिटी आप दूर तक देख सकते हो मिस्ट को, फॉग दूर तक नहीं देख सकते आप। फॉग में जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम ही रहती है, मिस्ट में विजिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है। और मिस्ट कम डेंसर होता है एज कंपेयर टू फॉग। अब आप देखो फॉग और मिस्ट जब आप देखते हो तो दिखती कैसी है, गैस नजर आती है, पर अंदर जो फेज होता है वो लिक्विड होता है। कैसे पता चला, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं कार से तो क्या होता है, विंटर के सीजन में जब आप जाएंगे तो आपकी जो कार की ग्लास होता है, कार का विंडस्क्रीन होती है, वो क्या हो जाती है, फॉग से कवर हो जाती है। ठीक है। अब बहुत बार इतना ज्यादा डेंस फॉग होता है कि अपन को बाहर गाड़ी से निकलकर कपड़े से साफ करनी पड़ती है स्क्रीन। तो अब आप खुद देखिए, फॉग दिखाई कैसा दे रहा है, गैस जैसा नजर आ रहा है, पर जब आप वो फॉग रिमूव करते हैं ग्लास से तो आप देखिएगा वो जो क्लॉथ है वो गीला गीला हो जाता है। मतलब जो दूसरा फेज निकल कर आ रहा है वो लिक्विड है। ठीक है। क्लाउड्स की बात करें, क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, गैस नजर आते हैं पर अंदर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रेस की बात करें तो स्प्रे कैसी नजर आती है, गैस नजर आती है, पर आप यहां पर स्प्रे करिए अपना हाथ यूं रखकर, देखना गीला गीला हो जाएगा, मतलब अंदर दूसरा फेज कौन सा है, लिक्विड है।
नेक्स्ट अपन बात करें दिखाई कैसा दे लिक्विड, अंदर भी क्या हो लिक्विड, सोल्यूशन का नाम होगा इमल्शन। मिल्क दिखाई कैसा देता है, लिक्विड होता है और अंदर भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है। दिखाई दे रहा है लिक्विड, अंदर क्या है, लिक्विड फैट है। आपने पढ़ा होगा फैट ऑयल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। हेयर क्रीम की बात करें, हेयर क्रीम जब अपन हाथ में लेते हैं तो डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखती है, हाथ में फैल जाती है, मतलब लिक्विड है, ठीक है। और जब वो हेयर क्रीम एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर कर दो उसको, तो होता क्या है कि आप देखना पानी पानी अलग हो जाएगा और जो उसका रेसिड्यू है वो भी अलग हो जाएगा और दोनों ही लिक्विड होंगे। जो रेसिड्यू है उसकी भी फैलने की टेंडेंसी होती है, पानी की भी फैलने की टेंडेंसी होती है। तो दिखाई दे रहा है कि जो दूसरा फेज अपन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो भी क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट है बटर। ये बटर कौन सा है, ये घर वाला बटर है जिसे अपन घी बोलते हैं। अमूल बटर की बात नहीं हो रही है। अमूल बटर फिर आप कहोगे सर वो तो सॉलिड होता है, बाहर रख दो लिक्विड हो जाएगा। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, दिमाग में क्या आना चाहिए, घी की बात हो रही है। अब घी कैसा दिखता है, लिक्विड, अंदर भी क्या होता है, लिक्विड होता है। कोल्ड क्रीम की बात करें, कोल्ड क्रीम डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखती है, फैल जाती है, मतलब क्या है, लिक्विड है। लॉन्ग स्टैंडिंग पे रख दो उसको, एक्सपायर करा दो, 4-5 साल तक बॉटल ऐसे ही पड़े रहने दो, देखना पानी अलग हो जाएगा, रेसिड्यू अलग हो जाएगा, दूसरा फेज निकल कर आ गया लिक्विड। अब इसको थोड़ा सा और अपन डीपली समझते हैं इमल्शन को, क्योंकि आगे अपन को इमल्शन की ही बात करनी है। यहां पर जो इमल्शन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क में अगर आप अपनी फिंगर डिप करोगे और निकालोगे तो मिल्क कभी भी ऐसा चिप 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 नजर नहीं आता, ऐसा स्टिकी स्टिकी सी नहीं लगता आपको। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, दिख रहा है लिक्विड, अंदर भी है लिक्विड, बाहर से है वाटर पर अंदर है ऑयल। स्टिकी स्टिकी नहीं है बाहर से, मतलब बाहर से क्या है, वाटर है, अंदर क्या है, ऑयल है। बात करें बटर की या घी की, फिंगर डिप करो घी में, निकालोगे तो स्टिकी स्टिकी नजर आता है, चिप चिप नजर आता है, मतलब बाहर क्या है, ऑयल, अंदर है वाटर। कोल्ड क्रीम की बात करें, जब अप्लाई करते हैं तो ऑयली स्किन हो जाती है, तो बाहर से क्या है, चिप चिप है, मतलब बाहर क्या है, ऑयल, अंदर क्या है, वाटर। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ तरीका है समझने का, आप इससे आसानी से एग्जाम्पल समझ सकते हो। नेक्स्ट है दिखाई कैसा दे, सॉलिड अंदर है लिक्विड, नाम हो जाएगा जेल। चीज सॉलिड नजर आता है, ठीक है। अब आप इसको कंप्रेस करो तो देखना हाथ गीले हो जाएंगे, तो अंदर कौन सा फेज है, लिक्विड। नेक्स्ट बात करें कर्ड की, कर्ड जब जमा हुआ होता है किसी बोल में तो दिखता है सॉलिड, पर जब आप उसको फोड़ोगे तो देखना पानी निकल कर आता है। जेलीज की बात करें, बचपन में जेलीज खाई थी, सॉलिड होती है पर अंदर क्या भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा रहता है। बूट पॉलिश की बात करें, चेरी ब्लॉसम, खोलो ढक्कन, बूट पॉलिश उल्टा कर दो, क्या बहेगा, नहीं बहता है, उसी में स्टिक रहता है, मतलब सॉलिड है। अब अगर आप उसको क्या करो, ब्रश में क्या ले लो, थोड़ा सा आप बूट पॉलिश ले लो और किसी बूट पर रब करो, देखना वो जो बूट पॉलिश है वो फैल जाती है पूरे शू पर, पूरे बूट पर फैल जाती है, फैलने की टेंडेंसी है, डिस्पर्स होने की टेंडेंसी है, मतलब दूसरा फेज निकल कर आ रहा है, लिक्विड। दिख रहा है सॉलिड पर अंदर क्या है, लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल है ओपल, ओपल स्टोन होता है, दिख रहा है सॉलिड पर अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। ओपल में वाटर का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू डिफरेंट स्टोन्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटरी टच होता है, इसलिए दिखता है सॉलिड, अंदर होता है वाटर। नेक्स्ट सोल्यूशन है एरोसोल, दिखाई देगा गैस, अंदर होगा सॉलिड। अगर अपन बात करें डस्ट की, स्मोक की, दूर से देखते हैं तो नजर आता है गैस है, पर कभी स्टॉर्म और डस्ट को फेस करना, आप आंधी और तूफान को फेस करना, देखना आपका पूरा मुंह काला हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जब आप यूं करके यूं करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा डस्ट पार्टिकल्स मेरे फेस पर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि दिखाई कैसा दे रहा है, गैस है पर अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। सूट इन एयर का मतलब क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल्स मौजूद है एयर में, तो एयर कैसी है, गैस, पर जब अपन उसमें अंदर देखेंगे तो सूट मौजूद है, कार्बन पार्टिकल्स मौजूद है। चिमनी के ऊपर जो धुआं निकलता है काला काला, दिखता है दूर से कि गैस है, पर जब चिमनी के ऊपर चढ़ना और जिस गोले से धुआं निकल रहा है उसके अंदर मुंह डाल के देखना, थोड़ी देर बाद मुंह देखना काला हो जाएगा आपका। वो क्यों होगा,
क्योंकि आपके फेस पर क्या आ चुके होंगे, कार्बन के ब्लैक पार्टिकल्स आ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्यूशन है सोल। सोल दिखता कैसा है, लिक्विड, पर अंदर क्या होता है, सॉलिड। इंक दिखती कैसी है, लिक्विड नजर आती है, पर अंदर क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट होता है। इंक बनती कैसी है कि भाई अपन क्या करते हैं, वाटर के अंदर एक कलर्ड पिगमेंट डाल देते हैं, तो कलर्ड पिगमेंट जो होता है वो सॉलिड होता है। तो दिखती कैसे है इंक, लिक्विड दिखती है, पर अंदर क्या होता है, कलर्ड इंप्योरिटीज होती है, कलर्ड पिगमेंट होता है, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है। बात करें कोलॉइडल गोल्ड की, कोलॉइडल गोल्ड क्या होता है, वाटर के अंदर जब अपन गोल्ड पार्टिकल्स मिक्स कर देते हैं तो सोल्यूशन बनता है कोलॉइडल गोल्ड। कोलॉइडल गोल्ड की मेडिकल साइंस में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, तो कोलॉइडल गोल्ड की बात करूं तो दिखता है लिक्विड, और अंदर क्या होते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सॉलिड। नेक्स्ट अपन बात करें पेंट की, घर में जब पेंट होता होगा आपके, तो एक बड़ा सा डब्बा जब आप पेंट का खोलोगे तो दिखेगा लिक्विड, पर जब वो खाली करते हो किसी और बर्तन में या किसी और टब में, तो आप देखना नीचे नीचे हमेशा एक सॉलिड रेसिड्यू रह जाता है, जिसको पानी डाल के वापस से पेंटर घोलता है। मतलब दिख रहा है लिक्विड, अंदर क्या है, सॉलिड। नेक्स्ट है सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड दिखते हैं लिक्विड, पर अंदर कौन मौजूद होते हैं, आयंस, मतलब सॉलिड। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट दिखता कैसा है, लिक्विड नजर आता है, पर अंदर क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड सोल। दिखाई भी दे सॉलिड, अंदर भी हो सॉलिड। कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स, मिनरल्स दिखते सॉलिड है, अंदर भी सॉलिड ही होता है। ग्लासेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत सारी लेयर्स को जब अपन कंप्रेस कर देते हैं, जब तब जाके ग्लास का फॉर्मेशन होता है, तो अंदर भी क्या होता है, सॉलिड। जेमस्टोन्स की बात करें तो जेमस्टोन्स की परख जो होती है, वो कैसे परखते हैं कि असली है नकली है। आप देखना जेमस्टोन्स में क्या होगा, अंदर की तरफ कहीं ना कहीं वो रॉक्स के रेशे होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, जिससे अपन ये पता कर सकते हैं कि ये जो जेमस्टोन्स है ये रियल जेमस्टोन्स है। ठीक है, तो अंदर भी होता है सॉलिड, बाहर भी होता है सॉलिड। सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा सॉलिड सोल। तो ये टेबल इस तरीके से आप समझोगे तो याद हो जाएगी। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, इमल्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कौन सा होगा, तो आप क्या करना, एक एक करके सोचना, दिखाई कैसा देगा। अगर दिखाई सॉलिड दे रहा है तो ऑप्शन ही गलत, दिखाई गैस दे रहा है तो ऑप्शन ही गलत। तो ऐसे आप एक ऑप्शन पर आकर कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ये इमल्शन का होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अब डाउट ये आएगा, सर यहां पर आपने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के एग्जांपल तो याद करा दिए, अब इन सॉल्यूशंस में डीपी कौन है, डीएम कौन है, ये कैसे याद करेंगे। तो यहां पर आप क्या करो, एक टेबल बना देना। अब इसको याद कैसे करना है, देखना जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही याद करना है। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। ऐसे याद करना है आपको, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। ठीक है, ये टेबल आप बना दीजिएगा। अब यहां पर सपोज करो कोई बोल दे कि इमल्शन में डीपी और डीएम कौन से हैं, तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है डीएम और डीपी। डीएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। डीपी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपसे पूछ ले इमल्शन क्या है, तो डीएम क्या है, लिक्विड, डीपी क्या है, लिक्विड। अगर आपसे पूछ ले जेल कैसा है, जेल में डीएम क्या है, जेल में डीएम हो जाएगा सॉलिड और डीपी हो जाएगा लिक्विड। अब डाउट ये आएगा, सर यहां पर देखिए सोल्यूशन दो टाइप के हैं, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल भी दो टाइप के हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि एग्जामिनर कौन से एरोसोल की बात कर रहा है। तो इस केस में एग्जामिनर स्पेशली मेंशन करेगा कि कौन से एरोसोल की बात हो रही है। ठीक है, कौन से सॉलिड सोल की बात हो रही है, ये स्पेशली मेंशन कर देगा। तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ डीपी एंड डीएम, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। नेक्स्ट अपन यहां पर एक पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इस पॉइंट को समझने से पहले एक और डाउट आएगा आपके दिमाग में
कि सर गैस डीपी हो, गैस डीएम हो, मतलब डीपी और डीएम अगर गैस हो, तो आप सर एक बात बताइए कि यहां पर कोई एग्जाम्पल पॉसिबल क्यों नहीं है? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि याद करो, अगर गैसेस का मिक्सचर होगा तो ये मिक्सचर कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जनरेट नहीं करेगा। हमेशा क्या बनेगा? गैसेस मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी गैस गैस के मिक्सचर की बात करें तो गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल ही नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। अगर गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल ही नहीं होता है तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसका होगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए गैस गैस इंटरफेस या गैस गैस मिक्सचर का एग्जाम्पल कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन को जनरेट नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यही लिखा हुआ है, a colloidal dispersion of one gas in another is not possible since the two gases would give a homogeneous molecular structure, but colloidal solution is heterogeneous in nature. नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोल की। अभी अपन ने सोल देखा था। सोल में जो डीएम था वो कैसा था? लिक्विड था। डीपी कैसा था? सॉलिड था। मतलब मैं कह सकता हूं अगर डीएम लिक्विड है मतलब दिखाई कैसा दे रहा है? लिक्विड जैसा नजर आ रहा है, मतलब फ्लूइड जैसा नजर आ रहा है। तो यही कह रहा है पॉइंट में, इफ द कोलाइडल सिस्टम हैज द अपीयरेंस ऑफ अ फ्लूइड देन इट इज called a soul. On the basis of DM, different types of souls are possible. अब नजर आ रहा है लिक्विड, फ्लूइड जैसा नजर आ रहा है। इन फ्लूइड जैसे अपीयरेंस वालों को अपन क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। अब अगर मैंने यहां पर डीएम चेंज कर दिया तो इनके और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो डीएम है वाटर, तो सोल्यूशन का नाम सोल तो होगा ही, साथ अपन बोल सकते हैं इसको हाइड्रोसोल भी बोल सकते हैं, एक्वासोल भी बोल सकते हैं। अगर डीएम बेंजीन है तो सोल्यूशन को अपन बोल सकते हैं बेंजोसोल। अगर डीएम एल्कोहल है तो सोल्यूशन को बोल सकते हैं एल्कोसोल। अगर डीएम एयर है तो सोल्यूशन को बोल सकते हैं एरोसोल। इमल्शंस, इमल्शंस को मैंने डीपली समझाया था और मैंने वहां पर भी बोला था इमल्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और दूसरा होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, या अपन ऐसे बोल दें ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अब यहां पर याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। मुझे एक बात बताओ, ऑयल इन वाटर के केस में डीपी और डीएम कौन होगा? ऑयल इन वाटर जो एक टाइप है इमल्शन का, उसके केस में डीपी और डीएम कौन होगा? मैं कह सकता हूं जो डीएम होगा वो वाटर होगा और जो डीपी होगा वो ऑयल होगा। ऑयल इन वाटर समझ में भी आ रहा है, ऑयल वाटर के अंदर है, मतलब डीएम क्या हो जाएगा? वाटर। डीपी क्या हो जाएगा? ऑयल। अच्छा, वाटर इन ऑयल के एग्जांपल की बात करें तो वाटर इन ऑयल में डीएम कौन होगा? ऑयल। डीपी कौन होगा? वाटर। तो पहला डिफरेंस तो यही है। इन दिस वाटर एक्ट्स एज अ डीएम, इन दिस ऑयल एक्ट्स एज डीएम। और याद करो मैंने इनके एग्जांपल भी आपको बता दिए थे। अगर अपन बात करें मिल्क की, फिंगर डिप करते हैं, स्टिकी स्टिकी नजर नहीं आता है, मतलब बाहर से क्या है? वाटर, अंदर क्या है? ऑयल। तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? ऑयल इन वाटर टाइप का हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्शन आर मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम। इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। वेनिशिंग क्रीम की बात करें तो वेनिशिंग क्रीम बहुत सारे टाइप की होती है। वेनिशिंग क्रीम उनमें से एक होती है, नाम से मतलब मत निकालना। वेनिशिंग क्रीम जादुई क्रीम नहीं होती है, गायब होने वाली क्रीम नहीं होती है। जो वेनिशिंग क्रीम होती है वो आप ऐसे कह सकते हैं, जब भी फेशियल करने जाते हैं तो सबसे पहले जो क्रीम अप्लाई करते हैं वो वेनिशिंग क्रीम होती है। ठीक है। अब वेनिशिंग क्रीम क्या होती है उसमें, जैसे कि कोल्ड क्रीम होती है ना, जस्ट उसके ऑपोजिट होती है वेनिशिंग क्रीम। कोई ऑयली अपीयरेंस नहीं होता, वाटरी अपीयरेंस ही होता है, पर अंदर क्या होता है? ऑयल होता है। इसलिए किसके अंदर क्लासिफाई करा है? ऑयल इन वाटर के अंदर क्लासिफाई करा है। पर अगर मैं वाटर इन ऑयल की एग्जांपल्स की बात करूं तो अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम बाहर से ऑयली ऑयली टच होता है। अगर अपन बात करें दूसरे एग्जांपल की, बटर स्टिकी स्टिकी टच होता है। या अपन बात करें कॉड लिवर ऑयल की, वापस से स्टिकी स्टिकी टच होता है। तो अपन कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ दिस टाइप आर बटर, कोल्ड क्रीम एंड कॉड लिवर ऑयल। अब अगर अपन यहां पर बात करें इनके
इमल्सिफाइंग एजेंट्स की। तो दिमाग में एक डाउट आता है, सर ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन होते हैं? समझना यहां पर, अब अपन यहां पर बात कर रहे हैं ऑयल और वाटर की। अब अपन को पता है ऑयल और वाटर को अगर अपन मिलाएंगे तो इनके बाइंड होने की टेंडेंसी तो होती नहीं है, सेपरेट हो जाते हैं। इनके बाइंड होने की टेंडेंसी नहीं होती है, क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो इनको बाइंड करने के लिए अपन बाहर से एक्सटर्नल एजेंट यूज करते हैं, और उन एक्सटर्नल एजेंट को अपन बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो ये जो दो फेज है वाटर और ऑयल का, इनको बाइंड करने के लिए लॉन्ग टाइम तक के लिए बाइंडेड फॉर्म में रहे, अपन एक्सटर्नली एजेंट्स यूज करते हैं जिसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ऑयल इन वाटर के इमल्सिफाइंग एजेंट्स अलग होते हैं, वाटर इन ऑयल के इमल्सिफाइंग एजेंट्स अलग होते हैं। अगर अपन बात करें ऑयल इन वाटर के लिए, तो ऑयल इन वाटर के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं गम्स, प्रोटीन, सोप्स। वाटर इन ऑयल के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक क्या होता है, काजल होता है, या आपके जो घर में मंदिर होगा, आप देखना उसके रूफ की तरफ काला काला हो गया होगा, तो वो अपन कह सकते हैं लैंप ब्लैक होता है, काला काला जो धुआं होता है। अब यहां पर आप सुनना ध्यान से, याद करो, जब भी आप कोई कोल्ड क्रीम खरीदते हो तो वहां पर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, मतलब 24 महीने तक तो सही रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये खराब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो इसलिए ऐसा लिखा रहता है कि 24 महीने तक ये इमल्सिफाइंग एजेंट इन दोनों फेस को क्या करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा। और 24 महीने के बाद भरोसा नहीं है कि ये कब इनका बाइंडिंग या बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कब ये दो फेज सेपरेट हो जाए, कुछ पता नहीं। अगर आप कोल्ड क्रीम को 4-5 साल के लिए रख दोगे, देखना आप वाटर अलग हो जाएगा और उसका वो जो रेसिड्यू है वो अलग हो जाएगा। तो इनको बाइंड कौन करके रख रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब इनको याद कैसे रखेंगे, एक को याद रख लो, बाकी जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो दूसरे टाइप के होंगे। तो आप यहां पर इनको याद कर सकते हो, ऑयल इन वाटर वाले जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो है गम, प्रोटीन, सोप, जीपीएस करके याद कर सकते हो, जीपीएस, गम, प्रोटीन, सोप। अब इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल होंगे वो किसके हो जाएंगे, वाटर इन ऑयल के हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। आज ये पूरा कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, और लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि डीपी और डीएम के इंटरैक्शन के बीच में अपन यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं, या तो इंटरैक्शन होगा या नहीं होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, एक को अपन बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरे को अपन बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशन, या लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल। अब नाम से मतलब जानने की कोशिश करेंगे। फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्शन, एफिनिटी। मतलब यहां पर डीपी और डीएम के बीच में क्या है, लव है, अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, प्यार है, मोहब्बत है। ये क्या रहेंगे, अट्रैक्टेड वे में रहेंगे, अट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे। तो लायोफिलिक में क्या होगा, डीपी और डीएम क्या रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे। अब आप दूसरा नाम पढ़ो, लायोफोबिक, फोबिया, रिपल्शन, हेट्रेड। तो अपन यहां पर कह सकते हैं डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हेट करेंगे, रिपेल्ड फॉर्म में रहेंगे। इनके बीच में एक दूसरे के लिए कोई एफिनिटी नहीं रहेगी, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा। तो यही लिखा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच द डीपी हैज कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर द डीएम आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल्स, या अपन कह दें ये कौन से होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डीपी हैज नो एफिनिटी और अट्रैक्शन फॉर द डीएम और फॉर द सॉल्वेंट आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइडल सोल। ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट हिटिंग होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ जिलेटिन, स्टार्च, गम एंड प्रोटीन इन वाटर। लायोफोबिक के एग्जाम्पल्स है मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे समझना, नाम तो समझ में आ रहा है ना, लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक मतलब लविंग, अट्रैक्शन, एफिनिटी। अब लॉजिकली एक बात बताओ, मैंने पानी लिया, पानी में मैंने कोई मेटल का टुकड़ा डाल दिया, है ना, लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ सकते हैं। वाटर में मैंने क्या कर दिया, मेटल का एक टुकड़ा डाल दिया। तो आप मुझे बताओ, मेटल कि यूं तैरेगा, ये यूं टप से बैठ जाएगा, वो टप से नीचे बैठ जाएगा। मतलब यहां पर मेटल और वाटर के बीच में कोई भी एफिनिटी नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। किसका एग्जाम्पल हुआ, लायोफोबिक का एग्जाम्पल हुआ। और आप लायोफोबिक के एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए,
मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, जितने भी मेटल्स होंगे या जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे? लायोफोबिक के। और जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे? लायोफिलिक के। आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिलेटिन, स्टार्च, गम, प्रोटीन्स, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? लायोफिलिक के। लायोफोबिक के एग्जांपल क्या कौन से हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक वाले। अब ये भी याद नहीं रहे, इनऑर्गेनिक होंगे ऑर्गेनिक होंगे, तो दिमाग लगा लेना, पानी में अगर मेटल का टुकड़ा डालोगे नीचे बैठ जाएगा, मतलब कोई एफिनिटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। लायोफोबिक, लायोफोबिक इंप्लाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब अपन को यहां पर क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं। ठीक है, लायोफिलिक में क्या होता है, डीपी और डीएम के बीच में प्यार होती है, मोहब्बत होती है, लव करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन होता है, एफिनिटी होता है। अब इनके बीच में भले ही कुछ भी क्यों ना हो, अपन को क्या यहां पर कराना है, इनके बीच में डिफरेंसेस यहां पर क्रिएट कराने हैं। तो डिफरेंसेस देखने अपन को लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में। अब डिफरेंसेस को देखने से पहले अपन एक यहां पर बेस क्रिएट कर लेते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब यहां से चैप्टर होने जा रहा है। अगर एक बार ये डिफरेंसेस आप समझ गए तो अल्टीमेटली अपन को क्या पढ़ना है, इनका प्योरिफिकेशन कराना है, इनका प्रिपरेशन कराना है, इन्हीं का कोगुलेशन कराना है और इन्हीं को प्रोटेक्शन कराना है, और कोलॉइड्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोलॉइड्स वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से इस चीज को समझ लेना, लायोफिलिक और लायोफोबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो भी अपन पढ़ेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, मेथड ऑफ कोगुलेशन, सब अपन को इन्हीं के बारे में पढ़ना है कोलॉइड्स में। तो एक मैं यहां पर बेस क्लियर कर रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के आपके सिर्फ सरफेस लेवल पर स्टडी दे रखी है। ये इतना वास्ट चैप्टर है, इतना वास्ट चैप्टर है कि इसको पढ़ने के लिए पूरी इंजीनियरिंग या पूरा एक कोर्स होता है 4 साल का, और उसके बाद फिर उसमें मास्टर कोर्स भी होता है और पीएचडी तक भी कोर्स होते हैं इसके। अपने तो सिर्फ इतना सा दे रखा है कि सरफेस लेवल पर स्टडी हो जाए और 4 से 5 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, पर मैं आपका यहां पर बेस क्लियर करा रहा हूं। यहां पर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं इन बीकर्स की मदद से, ये सिर्फ बेस क्रिएट कर रहा हूं। आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप मेरे को सुनते रहना और समझते रहना। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे, और जैसे ही एक बार कोलॉइड खत्म होगा मैं वापस से इन बीकर्स के बारे में बात करूंगा। तो बस मैं आपका यहां पर क्या कर रहा हूं, फाउंडेशन रेडी कर रहा हूं कोलॉइड्स के लिए। ध्यान से समझना, दिमाग ज्यादा मत लगाना, सिर्फ सुनना और समझना। ठीक है, और जो बोलूं वो एक्सेप्ट कर लेना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लायोफिलिक की। अगर लायोफिलिक की बात करें अगर लायोफिलिक की बात करें तो लायोफिलिक में अपन को पता है डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो मैंने क्या करा, इस कंटेनर में आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट कंटेनर जो है लायोफिलिक का, इस कंटेनर में पहले से ही मैंने क्या इंट्रोड्यूस करा रखा है, डीएम इंट्रोड्यूस करा रखा है। अब अगर मैं यहां पर डीपी मिक्स कराता हूं तो ये पार्टिकल्स कहां जाएंगे, सोल्यूशन में डूब जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है नहीं होता है लायोफिलिक में? लायोफिलिक मतलब लविंग, मतलब अपन कह सकते हैं यहां पर डीपी और डीएम क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ये जो डीपी पार्टिकल्स हैं ये पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, लविंग है, ये कभी भी सेटल नहीं होंगे। तो आप मुझे बताओ, यहां पर अगर डीपी और डीएम पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड है तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या बन चुका है, सोल्यूशन बन चुका है। तो अगर लायोफिलिक के प्रिपरेशन की बात करें, बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय शेकिंग और बाय वार्मिंग। अगर आप डीएम में डीपी मिला रहे हैं और लायोफिलिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गर्म कर लो या उसको मिक्सचर को शेक कर दो, अपने आप सोल्यूशन रेडी हो जाएगा, इजीली रेडी हो जाता है। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर बात करें इस सोल्यूशन की स्टेबिलिटी की, तो ये हाईली स्टेबल रहता है। अगर मैं गर्म भी करता हूं ना तब भी यहां पर सोल्यूशन ब्रेक नहीं होता। सोल्यूशन ब्रेक क्यों नहीं होता या ब्रेक
किस रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, सोल्यूशन ब्रेक कब होगा, जब ये सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तब सोल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। पर मैं अगर गर्म करूंगा तो भी इनके बीच के एफिनिटी नहीं टूटेगी, तब भी क्या रहेंगे, ये इसी फॉर्म में रहेंगे। या अपन ऐसे कह दे कि अगर मैं थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज भी मिला दूं तब भी डीपी और डीएम के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है कि इनका बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि डीपी और डीएम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं ये सॉल्यूशंस जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक और यहां पर मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या होता है, इसको समझना, फिर आप बताना लायोफिलिक का नेचर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने सॉल्यूशन को हीट कर दिया और ड्राई कर दिया, हीट करके क्या कर दिया, ड्राई कर दिया, हीट करके ड्राई करूंगा मतलब मैंने इस सॉल्यूशन से सारा का सारा डीएम निकाल दिया, और अगर अब मैं फ्रेश डीएम लेकर आ रहा हूं और वापस से कंटेनर में डाल रहा हूं, तो क्या वापस से सॉल्यूशन बनेगा? अगर बन जाता है तो रिवर्सिबल नेचर, और अगर नहीं बनता है तो इरिवर्सिबल नेचर। तो लायोफिलिक का नेचर कैसा होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? अपन कह सकते हैं यहां पर नेचर जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। कैसे? जब मैंने इस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बन चुका है, सेकंड कंटेनर आप देखिए, जो सॉल्यूशन बन चुका है इसको अगर मैंने हीट करके ड्राई कर दिया, हीट करके ड्राई करूंगा मतलब सारा डीएम निकाल दिया, पर अभी भी कंटेनर में डीपी मौजूद है। अब मैंने डीएम सारा निकाल दिया और एक फ्रेश डीएम लेकर आ गया, वापस से फ्रेश डीएम डालूंगा तो अपन को पता है डीपी और डीएम के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, ये वापस से अट्रैक्ट करने लगेंगे और वापस से जो सोल्यूशन है रीजनरेट हो जाएगा। मतलब इसका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल नेचर है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे इस सोल्यूशन को ब्रेक ही करना है, मैंने तो ठान लिया मुझे ब्रेक करके दिखाना है, तो ये सोल्यूशन तो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल मतलब अगर मैं थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज डालता हूं तो सोल्यूशन ब्रेक नहीं होगा, पर अगर मैं ज्यादा मात्रा में इंप्योरिटीज डालूंगा तो सोल्यूशन ब्रेक होगा ही। अब आपने जब ठान ही लिया है कि मुझे इसको ब्रेक करके रखना है, तो फिर तो आप ज्यादा इंप्योरिटीज डालो तो ये ब्रेक हो जाएगा, पर अगर थोड़ी बहुत डालोगे तो इस सोल्यूशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इंप्योरिटीज डाली। इंप्योरिटीज किस फॉर्म में डाल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में डाल सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल सकते हो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो इनके बॉन्ड को, डीपी और डीएम के बॉन्ड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, तो अगर आपको इस सोल्यूशन को ब्रेक करना है तो आसानी से तो नहीं होगा, ठान लिया है तो फिर तो ब्रेक हो ही जाएगा। मतलब आपको यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक होगा। हल्का फुल्का इलेक्ट्रोलाइट डालोगे नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, हल्की फुल्की इंप्योरिटीज डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा, या अपन ऐसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब बस अभी के लिए बस ये समझ लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने पर और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा करने पर यहां पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। ये कैसे ब्रेक होगा ये सब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए दिमाग में ये याद रखना है कि अगर लायोफिलिक को तोड़ना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, तो ब्रेक हो जाएगा। इसके पूरा मैकेनिज्म अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई लायोफिलिक की। अब बात करें अगर लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट कंटेनर में पहले से ही डीएम मौजूद है, इसमें मैंने क्या कर दिया, डीपी पार्टिकल्स डाल दिए। अब आप मुझे बताओ डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है या नहीं है? डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब अगर डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो ये सारे डीपी पार्टिकल्स सोल्यूशन में घूमते रहेंगे या सारे के सारे सेटल हो जाएंगे? मैं कह सकता हूं सारे डीपी पार्टिकल्स बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो क्या सोल्यूशन बना? नहीं, सोल्यूशन तो नहीं बना, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट जैसा नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर लायोफोबिक का सोल्यूशन बनाना है तो आसानी से तो नहीं बनेगा, कुछ स्पेशल मेथड कैरी आउट करने पड़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब अपन पढ़ेंगे उसमें अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो 3 प्रिपरेशन मेथड आपके दे रखे हैं, उसमें से एक मेथड अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज तो समझ में आ रही है कि लायोफोबिक का प्रिपरेशन करना है,
डीपी डालेंगे, डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब अगर डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स डीपी वाले नीचे सेटल हो जाएंगे, और अगर सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए तो सोल्यूशन तो नहीं बना। सोल्यूशन बनाने के लिए अपन को स्पेशल मेथड कैरी आउट करने पड़ेंगे, और जो स्पेशल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब स्पेशल मेथड कैरी आउट करना पड़ेगा पेप्टाइजेशन, और स्पेशल मेथड जो अपन कैरी आउट करा रहे हैं पेप्टाइजेशन, इसमें अपन को स्पेशल स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, या स्पेशल अपन को यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। सपोज करो यहां पर जो प्रेसिपिटेट है वो है AgI, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर जो प्रेसिपिटेट है वो कौन सा है, AgI का प्रेसिपिटेट बन गया है। ठीक है, यहां पर सारे पार्टिकल सेटल हो चुके हैं, किसका प्रेसिपिटेट बन गया, AgI का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, अब अपन को यहां पर क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन बनाने के लिए स्पेशल मेथड कैरी आउट करना पड़ेगा। स्पेशल मेथड के लिए अपन ने क्या लिया, स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट लिया। स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी नहीं ले सकता, इलेक्ट्रोलाइट वही ले सकता हूं जिसमें या तो Ag+ आयंस हो या I- आयंस हो। अब आप खुद देखिए प्रेसिपिटेट किसका बना, AgI का प्रेसिपिटेट बना है। AgI के प्रेसिपिटेट में कौन कौन से आयंस हैं, Ag+ आयन भी है और I- आयन भी है। तो अपन को इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें या तो Ag+ वाले आयन हो या I- वाले आयन हो। तो मान लो अपन ने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया AgNO3। ठीक है, अपन ने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तो होगा क्या, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि अब अपन ने यहां पर ऑब्जर्व करा प्रेसिपिटेट है AgI का, जब अपन AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कॉमन आयन इस प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। जो कॉमन आयन होता है ना, वो क्या होता है, इस प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। अगर आप लैब गए होंगे, लैब में अगर आपने प्रेसिपिटेट देखा होगा तो प्रेसिपिटेट का जो सरफेस होता है रफ सरफेस होता है, ऐसे झाग झाग वाले टाइप होते हैं। ठीक है, अब रफ सरफेस है तो अपन कह सकते हैं यहां पर एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं ये। अब एड्सॉर्ब भी किसको करेंगे, जो कॉमन आयन होगा। एक थ्योरी होती है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे और अच्छे से बात करेंगे। थ्योरी का नाम क्या है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अपने सिलेबस में प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि एड्सॉर्प्शन उन्हीं का होगा, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कॉमन आयन होगा। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो कॉमन आयन होगा। अब यहां पर एड्सॉर्ब करने के लिए प्रेफरेंस अपन किसको देंगे, कॉमन आयन को, और कॉमन आयन यहां पर कौन है, Ag+। तो होगा क्या, ये AgI का जो प्रेसिपिटेट है इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे Ag+ आयंस, और NO3- आयंस इस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करते रहेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरीके से रहेगा। प्रेसिपिटेट पे एड्सॉर्ब कौन होगा, जो कॉमन आयन होगा। तो आपको क्या देखना है, प्रेसिपिटेट है AgI, इलेक्ट्रोलाइट अगर AgNO3 डाल रहे हैं तो कॉमन आयन होगा Ag+, पार्टिकल्स पर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। अब अगर Ag+ पार्टिकल पर एड्सॉर्ब हो गया तो मैं कह सकता हूं ये जितने भी डीपी पार्टिकल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर एड्सॉर्ब कौन हुआ है, Ag+ हो गया। तो अब अगर ये सारे पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए तो मैं कह सकता हूं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन के कारण ये कभी भी अब सेटल डाउन स्टेट में नहीं रहेंगे। मतलब ये वापस से क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन में पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और अगर चाह कर भी ये नीचे जाने की कोशिश करेंगे तब भी सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि सभी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये बात समझ में आई। अब एक यहां पर ये डाउट आएगा, सर नेगेटिव आयंस जो है NO3- वाले वो कहां रहेंगे, वो पूरे सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि NO3- आयन जो है इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट हो जाए, पर NO3- आयन जो है वो क्या होगा, जुड़ता रहेगा टूटता रहेगा, जुड़ता रहेगा टूटता रहेगा।
Ag+ से अट्रैक्ट होता रहेगा, टूटता रहेगा, अट्रैक्ट होता रहेगा, टूटता रहेगा, पर Ag+ जो है वो पार्टिकल से अट्रैक्ट रहेगा क्योंकि यहां पर एडसॉर्प्शन हो चुका है। तो पार्टिकल पे हमेशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है, जिसके कारण ये हमेशा सॉल्यूशन में मौजूद रहेंगे। अब जाके मैं कह सकता हूं किसका प्रिपरेशन हो गया, सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो गया है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन क्यों बोला, ऑल्दो सॉल्यूशन पूरा न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन इसलिए बोला क्योंकि पार्टिकल्स ने जो आयंस एड्सॉर्ब करे हैं उसके बेसिस पर अपन सॉल्यूशन का चार्ज बताते हैं। यहां पर अपन पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन को नहीं देखते हैं, अपन यहां पर कैसे देखते हैं कि पार्टिकल ने जो चार्ज एड्सॉर्ब करा उसके बेसिस पर अपन सॉल्यूशन का चार्ज बताते हैं। पार्टिकल ने कौन से चार्ज एड्सॉर्ब करे हैं, Ag+ मतलब पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब करा है, तो सॉल्यूशन का कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करेंगे सबसे पहले स्टेबिलिटी की, ये स्टेबल नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ डिसॉर्प्शन हो जाएगा। याद करो एड्सॉर्प्शन में बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, तो ये स्टेबल नहीं होते हैं या अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल की बात कर रहे हैं अपन किसके रिस्पेक्ट में, लायोफिलिक के रिस्पेक्ट में। लायोफिलिक स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गर्म करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉर्ब हो जाएंगे, और एक बार ये डिसॉर्ब हो गए तो वापस से सारे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। या अपन ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज मिला दूं, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं, तो भी क्या हो जाएगा, ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगा सॉल्यूशन और डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता पड़ गया ये अनस्टेबल होते हैं। अगर रिवर्सिबल नेचर की बात करें या इरिवर्सिबिलिटी की बात करें, तो लायोफोबिक कौन सा नेचर शो करेंगे इसको समझते हैं। सॉल्यूशन बन चुका है, अब देखिए लायोफोबिक का थर्ड बीकर, सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब सॉल्यूशन बन चुका है, अब मुझे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा और ड्राई करना पड़ेगा। जैसे ही हीट करूंगा तो जो पार्टिकल एड्सॉर्ब थे वो डिसॉर्ब हो गए, और जैसे ही मैंने ड्राई करा तो ड्राई करने पर क्या हुआ, डीपी वाले पार्टिकल्स तो कंटेनर में ही रह गए, पर डीएम वाले पार्टिकल्स और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंटेनर के बाहर चले गए। हीट करने पर हुआ डिसॉर्प्शन और ड्राई करने पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स और डीएम सारे के सारे बाहर चले गए। अब मैंने क्या करा, इस कंटेनर में फ्रेश डीएम डाला। फ्रेश डीएम डालने पर मुझे आप बताइए क्या डीपी और डीएम के बीच में वापस से अट्रैक्शन हो जाएगा, रिवर्सिबल नेचर बताएगा या इरिवर्सिबल नेचर बताएगा, वापस से अट्रैक्शन होगा ही नहीं, मुझे वापस से ये पूरा मेथड कैरी आउट कराना पड़ेगा। अगर मैं फ्रेश डीएम इंट्रोड्यूस करता हूं तो यहां पर तो अब इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, तो होगा क्या, यहां पर सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इरिवर्सिबल नेचर बता रहा है। वापस से सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे कौन सा मेथड कराना पड़ेगा, पेप्टाइजेशन कराना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, अच्छा। तो एक और चीज समझ में आ गई कि इनका नेचर कैसा है, इरिवर्सिबल, ठीक है। अब मैंने ठान लिया मुझे तो ब्रेक करना है इसको, डायोफोबिक सॉल्यूशन को ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना बहुत आसान है क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है, तो ब्रेक कैसे कर सकता हूं, हीट करके कर सकता हूं, या मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो कर सकता हूं। इलेक्ट्रोलाइट डालने से भी हो सकता है, हीट करने से भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इनको ब्रेक करने के जो अपन आगे पढ़ेंगे। बस यहां पर याद रखना है कि अगर अपन हल्का फुल्का इलेक्ट्रोलाइट डाल दे, इसको हीट कर दे, तो ये आसानी से टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डालने से ये टूट कैसे जाते हैं, इस चीज को समझना, ध्यान से इस चीज को समझना, यार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट डाला, और इलेक्ट्रोलाइट डालने के कारण जो भी मेथड अपन ने यहां पर पढ़ा वो था पेप्टाइजेशन, ठीक है। सेकंड कंटेनर में सॉल्यूशन बना है और सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन ने इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब अगर सॉल्यूशन बन चुका है, इसको ब्रेक करना है, तो वापस से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का यहां पर अलग अलग यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर। सॉल्यूशन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और जब सॉल्यूशन बन जाता है इसको तोड़ने के लिए भी अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं।
तो जो इलेक्ट्रोलाइट की वर्किंग है वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, तो जब सोल्यूशन बन चुका है फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं तो सोल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक कैसे होगा, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझ सकते हैं। मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं। मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि जब अपन ने सोल्यूशन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट डाला था AgNO3, उसमें Ag प्लस आयंस भी थे और NO3 माइनस आयंस भी थे। Ag प्लस आयंस तो एड्सॉर्ब हो गए पार्टिकल पर, तो ये तो क्या हो रहे हैं, कहीं यूज हो गए, फ्री नहीं है अब। पर फ्रीली कौन मूव कर रहा है, NO3 माइनस आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं सोल्यूशन में। तो मैं कह सकता हूं सोल्यूशन में अब फ्री कौन है, NO3 माइनस आयन। पॉजिटिव आयन फ्री है क्या, नहीं, वो तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, वो एड्सॉर्ब हो चुके हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे। तो फ्री कौन है, NO3 माइनस आयंस। अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डालने से फिर से पॉजिटिव आयन आएगा, फिर से नेगेटिव आयन आएगा। पर अब सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन बढ़ चुका होगा, फ्री नेगेटिव आयन ज्यादा होगा। तो वो नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इस पार्टिकल पर एक बहुत बड़ी सी लेयर बना देंगे, बहुत बड़ी सी लेयर बना देंगे, जिसके कारण ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल के साथ साथ बल्की हो जाएगा। और एक बार ये पार्टिकल न्यूट्रल हो गया और बल्की हो गया तो ये सेटल हो जाएंगे। तो बस अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, मैं आगे सब बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। आपको ध्यान क्या रखना है, लायोफोबिक सॉल्यूशन में प्रिपरेशन कराने के लिए इजीली प्रिपरेशन नहीं होता है, स्पेशल मेथड कैरी आउट कराने पड़ते हैं। एक मेथड अपन ने देख लिया, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में अपन को इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना पड़ता है, जिसमें कॉमन आयन होता है, और कॉमन आयन एड्सॉर्ब हो जाता है, और जो एड्सॉर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्यूशन का चार्ज बताते हैं। ठीक है, प्रिपेयर होने के बाद अगर वापस तोड़ना है तो वापस से इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, टूट जाएगा। अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डाला तो सारे के सारे पार्टिकल्स कहां जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और मैं कह सकता हूं यहां पर सोल्यूशन का क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेशन हो चुका है, कोगुलेशन हो चुका है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। फर्स्ट, प्रिपरेशन की बात करें तो लायोफिलिक कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग और वार्मिंग दी सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। लायोफोबिक की बात करें, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड डिफरेंस है स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी है, लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है, लायोफोबिक लेस स्टेबल है। थर्ड इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक जो है वो रिवर्सिबल नेचर शो करते हैं, लायोफोबिक इरिवर्सिबल नेचर शो करते हैं। तीनों पॉइंट अपन ने अच्छे से समझ लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। ठीक है, अब विस्कोसिटी की बात करें तो लायोफिलिक की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। कैसे ज्यादा हो जाती है समझना, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन होता है। और यहां पर अपन को दिखाई दे रहा है अच्छे से कि जो डीपी और डीएम है, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एफिनिटी शो कर रहे हैं। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए हैं, जिसके कारण जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। और अगर मैं लायोफोबिक की बात करूं तो डीपी और डीएम के बीच में एफिनिटी है ही नहीं, सॉल्यूशन गाढ़ा हुआ ही नहीं। तो अपन बोल सकते हैं विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। और लायोफोबिक में बोल सकते हैं विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है और लायोफोबिक सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी है वो सेम ही रहती है, सॉल्यूशन गाढ़ा होता ही नहीं है, क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन और हाइड्रेशन। दो अलग अलग प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, पर एग्जांपल की मदद से डिस्कस करेंगे इसको। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन का मतलब अपन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब यहां पर ये जितने भी ब्लू कलर के पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, ये कैसे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल है। ठीक है, अब अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं सरफेस टेंशन। अब सपोज करो मैंने यहां पर डीएम में डीपी इंट्रोड्यूस कर दिया, ये जो रेड कलर का पार्टिकल है ये क्या है, डीपी है, और ये सारे ब्लू कलर के पार्टिकल क्या है, डीएम है। अब सपोज करो इन डीएम में मैंने डीपी इंट्रोड्यूस कर दिया और मैं बात कर रहा हूं लायोफिलिक की, और अपन जानते हैं लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब डीपी और डीएम के बीच में अगर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा
तो मैं कह सकता हूं यहां पर जितने भी डीएम पार्टिकल्स हैं इन सबके बीच में जो अट्रैक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सरफेस टेंशन लायोफिलिक के केस में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सपोज करो एक माँ है, उसका एक बेटा है, वो अपनी माँ को, बेटे को खाना खिला रही है, माँ अपनी बेटे को खाना खिला रही है, बेटा खा 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 खा, ठीक है। अब सपोज करो एक और बच्चा हो गया, तो खाना कैसे खिलाएगी, ये खाएगा, अब ये खाएगा, ये खाएगा, अब ये खाएगा, तो हुआ क्या कि माँ का प्यार बढ़ गया, कह सकते हैं। तो आप खुद देखिए, पहले यहां पर सिर्फ डीपी के बीच में, डीएम के बीच में अट्रैक्शन था, और जैसे ही डीपी आ गया डीएपी के साथ भी अट्रैक्शन बढ़ गया। मतलब अपन कह सकते हैं इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। याद करो, अगर माँ के, किसी माँ के दो बच्चे होते हैं तो माँ कहती है एक आंख ये है, एक आंख ये है, आंखें बट गई, अट्रैक्शन बट गया। मतलब कह सकते हैं जो डीएम का अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए लायोफिलिक के केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती। पर अगर लायोफोबिक की बात करें, लायोफोबिक के केस में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है लायोफोबिक के केस में वो बिल्कुल सेम ही रहती है जैसे प्योर सॉल्वेंट में रहती है। और अगर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की बात करें तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एफिनिटी टुवर्ड्स सॉल्वेंट, और यहां पर दिखाई दे रहा है डीपी और डीएम अट्रैक्टेड है, लव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एफिनिटी शो करते हैं। तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन लायोफिलिक में ज्यादा होगा और लायोफोबिक में क्या होगा, कम होगा। सरफेस टेंशन की बात करें, फिफ्थ पॉइंट, सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो इन लायोफिलिक, लायोफोबिक में है सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन की बात करें, दीज आर हाईली सॉल्वेटेड एज द पार्टिकल्स हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। लायोफोबिक की बात करें, these are less solvated as the particles have less affinity for the solvent। सेवेंथ पॉइंट की बात करें, चार्ज। याद करो लायोफिलिक को जब अपन ने प्रिपेयर करा था तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला था, तो अपन कह सकते हैं दी पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल। पर लायोफोबिक की बात करें तो स्पेशल मेथड कैरी आउट कराया था, और स्पेशल मेथड जब कैरी आउट कराया था तो इलेक्ट्रोलाइट डाला था। मतलब लायोफोबिक सोल्यूशन में चार्ज होता है, और चार्ज किसके रिस्पेक्ट में अपन बताते हैं, जो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात करें तो इन जनरल अपन से पूछ लिया जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन कैसे देख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं। अब ये तो फिक्स है, भले ही लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो दिखाई देंगे ही देंगे। पर अगर लायोफिलिक की बात करूं तो माइक्रोस्कोप से ये नहीं देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर डीपी और डीएम अट्रैक्टेड रहते हैं। डीपी और डीएम क्या रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, पार्टिकल की साइज छोटी रहती है, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। पर लायोफोबिक की बात करूं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर किसी दूसरे पार्टिकल का एडजॉर्प्शन हो गया, पार्टिकल की साइज बढ़ गई है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। पर अगर ऐसे पूछ ले अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो दोनों ही कोलाइडल सॉल्यूशन है, दोनों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर लायोफिलिक सॉल्यूशन की बात करें तो लायोफिलिक सॉल्यूशन का कोगुलेशन हो सकता है, पर मुश्किल से होगा। होगा तो सही, पर मुश्किल से होगा, क्योंकि स्टेबल ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रेसिपिटेटेड बाय हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। लायोफोबिक की बात करें, अनस्टेबल है, हल्की सी इंप्योरिटी डालो, हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट डालो, कोगुलेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो टिंडल इफेक्ट किस बात पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है और साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। लायोफिलिक के केस में साइज ऑफ पार्टिकल छोटी छोटी है, क्योंकि अट्रैक्शन है, कोई एक दूसरे के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हुआ है, किसी ने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करी है, तो पार्टिकल की साइज यहां पर छोटी है तो कम स्कैटरिंग होती है। पर लायोफोबिक की बात करें तो पार्टिकल पर एड्सॉर्प्शन हो चुका है, पार्टिकल की साइज बढ़ चुकी है, तो स्कैटरिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें लायोफिलिक की तो लायोफिलिक में चार्ज ही नहीं है, तो माइग्रेशन होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो बहुत कम होगा।
है ना, किसी इंप्योरिटीज के कारण सपोज करो चार्ज आ गया तो माइग्रेशन बहुत कम होगा या तो नहीं होगा। पर अगर लायोफोबिक की बात करें तो अपन ने यहां पर क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है प्रिपेयर करने के लिए, तो यहां पर चार्जेस मौजूद है, चार्ज मौजूद है, तो अपन कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के में क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड एज दीज पार्टिकल्स कैरी चार्ज। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन याद कर चुके हैं कि लायोफोबिक में अट्रैक्शन ही नहीं है, और अट्रैक्शन कब नहीं होगा, जब पानी में मेटल डालोगे। मतलब इनऑर्गेनिक नेचर वाले सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे, लायोफिलिक लायोफोबिक के, और ऑर्गेनिक नेचर वाले सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, लायोफिलिक के। मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्बुमिन, सेल्यूलोज सोल्यूशन। अगर अपन बात करें लायोफोबिक सोल्यूशन के एग्जांपल्स की, मोस्टली ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट लाइक गोल्ड, एएस एक्सेट्रा। तो यहां तक अपन ने दो क्लासिफिकेशन देख लिए कोलाइडल सोल्यूशन के, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, और दूसरा अपन ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। तो यहां पर आज अपन वाइंड अप करते हैं, आगे से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।